गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज चैप्टर नंबर 5 मिनरल्स एंड रिसोर्सेज का थर्ड लेक्चर पढ़ने वाले हैं हम, एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में हमने 3 क्लासिफिकेशन बताए थे मैंने आपको, है ना। एक मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और एनर्जी रिसोर्सेज। तो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक पढ़ चुके हम लोग। अब एनर्जी रिसोर्सेज है बेटा आपका, एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज, इट्स नीडेड टू कुक, to provide light and heat, to protect vehicles and to drive machinery in industries. So energy can be generated from fuel minerals like coal, petroleum, natural gas, uranium and from the electricity. So energy resources can be classified as again 2 types, conventional and non-conventional. तो कन्वेंशनल है बेटा परंपरा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, एंड नॉन कन्वेंशनल मतलब गैर परंपरागत स्रोत। तो परंपरागत स्रोत में हमारे हैं 2 चीज़ें मेन बता रहे हैं आपको, फायरवुड एंड कैटल डंग। वैसे तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, है ना, बट जो 2 चीज़ें विलेज एरिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होती थी बोल रहे हैं। तो अब जो इस टाइम पर है ना, वो चाहे वो उसको हीट पकाने के लिए हो, लाइट प्रोवाइड के लिए या कोई चीज़ के लिए भी गांव के लोग ये यूज़ करते थे 70% तक। तो अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट more than 70% energy requirement in rural household is met by these two, ये दोनों से। बट अब क्या हो रहा है बेटा, कंटिन्यूएशन ऑफ these is increasingly becoming difficult due to decreasing forest area. Moreover, using dung cake too is being discouraged because it consumer most valuable manure which could be यूज इन एग्रीकल्चर। तो जो जंगल है वो भी कम होते जा रहे हैं डिफोरेस्टेशन के कारण। ठीक है, तो लकड़ियाँ नहीं मिल पा रही लोगों को। फिर जो हम लोग उपले बनाते थे कैटल डंग के, काउ डंग के, तो वो भी इस टाइम पर ये बोला जा रहा है कि एग्रीकल्चर फील्ड के लिए जो दोबारा से जैविक खेतियों में हम आ रहे हैं, तो ये वहाँ के लिए ज़्यादा यूजेबल है। तो इसलिए ये चीज़ें यहाँ पे ना यूज़ की जाए, तो ये चीज़ें थोड़ी कम हो रही है। तो अब कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में फर्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, कोल। सेकेंड हम देखेंगे बेटा कोल के अलावा पेट्रोलियम। थर्ड नेचुरल गैस। फोर्थ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अब मैं आपको कोल के बारे में बताती हूँ। कोल इन इंडिया, कोल इज द मोस्ट abundant available fossil fuel. It provides a sustainable part of the nation's energy needs. It is used for power generation to supply energy to industries as well as the domestic needs. India is highly dependent on coal for meeting its commercial energy requirement. अब क्या बोल रहे हैं बेटा, जो ये कोल है, कोयला, एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए फॉसिल फ्यूल है। क्योंकि कोयले से क्या है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था ना कोयले की यूजेस। तो यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि जो प्रिंसिपल लिग्निट जो रिजर्व वो है कोयला, वो सबसे ज़्यादा नवेली इन तमिलनाडु, जो नवेली तमिलनाडु है वहाँ पे आपका पता है। ये मैप वर्क मैं आपको अलग से करवाऊंगी बेटा। ठीक है, देन फिर बोल रहे हैं बेटा, इन इंडिया कोल अक्योर्स इन रॉक सीरीज ऑफ 2 मेन जियोलॉजिकल एजेस। 2 जियोलॉजिकल एजेस से बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोयला है हमारे पास। ठीक है, और वो कौन कौन सी है आपकी, एक है बेटा आपकी गोंडवाना, ठीक है, और दूसरा है दामोदर वैली। ठीक है, दामोदर वैली वेस्ट बंगाल झारखंड में। फिर गोदावरी, महानदी, सोन एंड वर्धा वैली ऑल्सो कंटेन कोल डिपोजिट। टर्सरी कोल्स एक्योर इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। तो जो कोल है बेटा, उसके लिए क्या बोल रहे हैं, रिमेंबर कोल इज अ बल्की मटेरियल विच लॉसेज वेट ऑन यूज एज इट इज रिड्यूस टू एश, और हेंस हेवी इंडस्ट्रीज एंड थर्मल पावर स्टेशन आर लोकेटेड ऑन अ नियर द कोल फील्ड। जो कोल की माइन फील्ड वगैरह उसके आसपास ही बड़ी बड़ी थर्मल इंडस्ट्रीज या ये मतलब जो चीज़ें हैं वो लगाई जाती है, क्योंकि ये बहुत भारी है लाने ले जाने में। ठीक है, फिर आपका पेट्रोलियम है। तो पेट्रोलियम और मिनरल्स ऑयल इज़ द नेक्स्ट मेजर एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया। मतलब कोयले के बाद में पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा, नोडल इंडस्ट्री भी है ये, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोग ये यूज़ करते हैं।
तो मोस्ट ऑफ द petroleum occurs in India are associated with the antilines and fault traps in the rocks formation of the टर्सरी एज, बहुत पुराने टाइम से ही या कुछ अलग अलग डिपोजिट माइंस में ये हम लोग को मिलती है. द पेट्रोलियम इज ऑल्सो फाउंड इन फॉल्ट ट्रैप्स बिटवीन पोरस एंड नॉन पोरस रॉक्स. जो पोरस नॉन पोरस रॉक्स होती है उस रॉक्स में भी ये पाई जाती है. ठीक है. यूजुअली जो अबाउट 63% ऑफ द इंडियाज पेट्रोलियम प्रोडक्शन इज फ्रॉम मुंबई हाई. ठीक है. जो मुंबई हाई है यहाँ पे इंडिया का सबसे ज़्यादा क्या है पेट्रोलियम प्रोड्यूस होता है. ठीक है. वैसे इंडिया में ज़्यादा जगह ही नहीं है बेटा. जैसे मुंबई हाई हो गया, इसमें 18% है. देन गुजरात में आपका 16% है. ठीक है. एंड और 3 मेजर लोकेशन बोल रहे हैं वेस्टर्न इंडिया में है. ठीक है. जैसे कि डिगबोई और नाहरकटिया एंड मोरन हुग्रेजन. ठीक है. 3 प्लेसेस में ये ज़्यादा है. ठीक है. तो जो पेट्रोलियम है वैसे तो हम लोग बाहर से ज़्यादा मंगाते हैं, है ना. बट यहाँ पे जो हमारी जो जगह है उसमें मुंबई हाई बता दिया आपको. ठीक है. गुजरात बता दिया. मुंबई हाई में 18%, गुजरात में 16%, अंकलेश्वर गुजरात में, असम और डिगबोई इन सब जगहों में भी मिलता है हमारे. ठीक है. नेक्स्ट है बेटा हमारा नेचुरल गैसेस. तो नेचुरल गैस इज एन इम्पॉर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज. ये बहुत साफ सुथरे स्वच्छ जिसे बोलते हैं एनर्जी रिसोर्सेज हैं नेचुरल गैस में. इसमें आपका पेट्रोकेमिकल्स वगैरह से मिलकर बना है. नेचुरल गैस इज द कंसिडर्ड एज एनवायरमेंटल फ्रेंडली. ये क्योंकि जो पर्यावरण को हानि नुकसान नहीं पहुंचाता इसलिए एनवायरमेंटल फ्रेंडली इसको बोला गया है. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह कम निकलती है इस चीज़ों में से. तो इसीलिए जैसे दिल्ली वाली जगहों में जैसे आजकल पुराने पेट्रोलियम से हटाकर नेचुरल गैस की वो चीज़ें बन रही है ना. CNC गैस से गाड़ियाँ चल रही है. पुराने पेट्रोलियम को हटा के उसके जगह पे दूसरा मतलब जो डीजल है या उस टाइप की चीज़ें यूज़ हो रही हैं. तो लार्ज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस हैव बीन डिस्कवर्ड इन द कृष्णा गोदावरी. ठीक है. अब क्या बोल रहे हैं आपको, तो सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस वो है वो आपका कृष्णा गोदावरी और कौन कौन से जगह में है, अगेन मुंबई हाई वगैरह वाली जगहों में. ठीक है. फिर आपका एक चीज़ बता रहे हैं बेटा इसमें, द 1700 किलोमीटर लॉन्ग हजारिया विजापुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन. अब यहाँ से एक आपका क्वेश्चन भी बन जाता है कि सबसे लंबी आपकी जो गैस पाइपलाइन है वो कहाँ पर है. तो यही है हमारी हजीरा वजीरपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन. ओके. ये मुंबई हाई को और दूसरी जगहों से जैसे कहाँ पर है ये वेस्टर्न अदर इंडिया में और जगहों से जोड़ती है. इससे CNC इस टाइप से गैस वगैरह नेचुरल गैस वगैरह हम लोग एक दूसरी जगहों में पहुंचाते हैं. ठीक है. देन आपकी इलेक्ट्रिसिटी है. इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है और टाइडल या न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी से भी मिलती है ना. तो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ सच अ वाइड रेंज ऑफ applications in today's world that it is per capita consumption is considered as an index of development. मतलब हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज़ करते हैं. अगर आपने देखा होगा जब स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिसिटी आई थी तो हर जगह नहीं थी, बहुत मेन शहरों में थी. अब कोई इंडिया में लगभग हर गांव में हर जगह पहुंच चुकी है. तो हर मतलब सबसे ज़्यादा जो कंज्यूम करता है जैसे पेट्रोलियम या नेचुरल गैस हम लोग जिसके पास गाड़ियाँ नहीं कहाँ यूज़ करता है, बट इलेक्ट्रिसिटी तो ईच एंड एवरी घर में यूज़ होती है ना. तो उसको ज़्यादा ज़्यादा भी चाहिए. तो इसमें कैसे कैसे यूज़ होती है बोल रहे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय फास्ट फ्लोइंग वाटर. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फास्ट फ्लोइंग वाटर से, जहाँ पर आपने डैम वगैरह देखे होंगे है ना. जैसे यहाँ पर आपका जो इधर गढ़ी कैंट साइड में एक छोटा सा डैम है, अगर आपने देखा होगा. और हमारे ये जो विकासनगर डाकपत्तर में एक छबरो डैम है, एक बार हम लेकर भी गए थे स्कूल से बच्चों को, है ना. तो इस तरह की चीज़ें अगर आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि किस किस तरह से वाटर का फ्लो बहुत ही तेज़ी से गिराकर बिजली पैदा की जाती है ना. देयर आर ओवर 310 थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया. जो पुराना रिकॉर्ड है बेटा हमारे बुक में उसके हिसाब से 310 थर्मल पावर दिखाए हैं. हो सकता है अभी ज़्यादा भी बड़े हों. तो न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी इज ऑब्टेन बाय अल्टरनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स. ठीक है. इस चीज़ों से भी बनती है. तो देन आपका है बेटा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी.
तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी, ये एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।